गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः तस्मै श्री गुरुवाय नमः तस्मै श्री गुरुवाय नमः। संगीत नाटक अकादमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एवं छाऊ केंद्र चंदन केरी झारखंड के तत्वावधान में इस दीक्षा सीरीज में अंतिम सत्र पर आप सभी का स्वागत है। आपने सुबह के सत्र में देखा कि किस तरह से मुखौटे की प्रयोग इस छऊ में होती है और मुखौटा एक आवश्यक अंग, छऊ की कहे तो अति आवश्यक अंग है। हर स्टूडेंट को संपूर्ण शिक्षा पाने के लिए छऊ की जितनी भी छऊ डांस के लिए जो जो चीज चाहिए उन सभी चीजों को शिक्षा देने का मैं अपनी शिक्षा पद्धति में इंक्लूड किया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरे नृत्य सीखने के बाद, नृत्य के बारे में जानने के बाद हमें यह भी जानना जरूरी है कि यह नृत्य किस तरह से आया, कहां से शुरू हुआ, किस जगह में शुरू हुआ, वो जगह, वो एरिया जहां ये नृत्य की सृष्टि हुई है और किस तरह से समय अनुसार ये आगे बढ़ा और किस तरह से एक अच्छा स्वरूप लेकर बढ़ा। मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले चलता हूं, बैकग्राउंड हिस्ट्री। जिस एरिया में ये छाऊ पला उस एरिया को, जो एरिया था वो एरिया पूरी की पूरी जंगल था, कंप्लीट जंगल था। उस जंगल को नाम था सालेगुडी जंगल था सरायकला। तो छाऊ, जब मैं अपने रिसर्च के दौरान जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी और कुछ किताबों में लिखी हुई मुझे राजाओं के द्वारा मिली और कुछ हमारे गुरुओं से इजाज़त मिली कि गुरु लोगों ने को और पुराने लोगों ने बताया होगा, क्योंकि ये कला एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ओरल मेथड से, मुंह से सुनी हुई
चलती हुई आ रही है। मेरे पिताजी ऐसा मुझे बोलते थे, उनके पिताजी उसको ऐसा बोले थे, उनके पिताजी ने ऐसा बोला था, इस हिसाब से चल रहा है। और आज तक हमारे सरायकेला छऊ की परंपरा, जो परंपरागत नर्तक हैं, जिनके पिताजी और दादाजी और आगे करते थे, उनको इसी तरह से ज्ञान प्राप्त हुई है। सिर्फ क्योंकि मैं इस नृत्य का 5वीं जनरेशन का हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी भी ट्रेडिशन है, और मैं ही एक व्यक्ति हूं जो अपने ट्रेडिशन या अपना परंपरा को छोड़कर दूसरे की परंपरा में जाके भी सीख के आया, यानी कि मेरे अलग अलग गुरु हुए हैं। अगर सरायकेला छऊ की ट्रेस मारना है, पीछे जाना है, तो मुझे अपने शिक्षा के दौरान ये मिला कि 1205 एडी में पहला सिंहभूम डायनेस्टी दर्पनारायण सिंह देव के द्वारा पोड़ाहाट में स्थापित हुआ था। पोड़ाहाट चक्रधरपुर है, उससे थोड़ा आगे है, और वो हिली एरिया है। क्योंकि ये जो पूरी एरिया है, सरायकेला का पूरा एरिया है, अगर आप ध्यान दोगे, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस पूरा एरिया को कहते हैं 7 सरंडा हिल्स, 7 सरंडा हिल्स। सरंडा जंगल बोलते थे ना, साल की पेड़ थी, इसलिए सरंडा जंगल बोलते हैं। साल का पेड़ था, और सरायकेला में भी साल का पेड़ बहुत था। अगर आप पता याद करोगे, हम लोग भी छोटे छोटे थे या तुम लोग छोटे छोटे थे, तो सीधी जाने के रास्ता में बहुत साल का पेड़ था। अभी भी देखो कंडरा जाने के रास्ता में बहुत साल का पेड़ है। तो ये उसका अवशेष बचा है, और जंगल में बहुत है, अभी भी हमारे इस एरिया में साल का पेड़ बहुत है। तो साले घुटू और साल का पेड़, ठीक है। तो 1205 ईस्वी में दर्पनारायण सिंह देव पहला सिंहभूम डायनेस्टी की स्थापना करी, और उस वक्त ये एरिया में केवल 2 तरह के लोग बसवास करते थे, एक सरका जाति और एक भूइया। सरका जाति जो खेती बाड़ी ये सब करता था, और आज अगर आप बोलोगे उन्हीं का डिसेंडेंट है ये आदिवासी, जितने आदिवासी हो, मुंडा, ये सारे ट्राइबल लोग जो है वो सरका जाति का है। और भूइया वो शिकारी थे, जंगल था ना, तो शिकार खेलना, शिकार करना उनका आदत था। ये 2 तरह के लोग यहाँ बसवास करते थे। राजा ने पहला किंगडम स्थापन कर इनके ऊपर अपना राजत्व को अधिपत्य करा। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के बाद पोड़ाहाट से हाटगमारिया जानते हो कहाँ है? चायवासा से आगे, ये पानी के रास्ते में हाटगमारिया। पोड़ाहाट से सेकंड डायनेस्टी बना सिंहभूम का हाटगमारिया, और हाटगमारिया से उठकर जब पहली डायनेस्टी सरायकेला आया 16th सेंचुरी में, वो बना नदी के किनारे उधर से नदी में बाढ़ आया, खरखाई नदी में दहा के ले गया सब। उसके बाद जाके ये जो राजा का अभी है ना, जो भग्नावस्था पड़ा है, ये बना है। और सरायकेला का किंगडम को स्थापना करने वाला बूढ़ा विक्रम सिंह वन, क्योंकि राजा का ट्रेडिशन था कि नाम को वही नाम होता था, और अलग अलग विक्रम सिंह फर्स्ट, विक्रम सिंह टू, हटम्बर सिंह फर्स्ट, हटम्बर सिंह टू, है ना। तो चक्रधर सिंह फर्स्ट, चक्रधर सिंह टू, ऐसा अशोक सिंह फर्स्ट, अशोक सिंह टू, ऐसा। अभी भी देखो हमारे लास्ट राजा का नाम था आदित्य प्रताप सिंह, उसके बेटे का नाम प्रताप आदित्य है ना। तो उल्टा थे ये लोग, हमेशा नाम को सर्कुलेट करते थे, क्योंकि जो राजा ज्यादा ताकतवर होता था उसका नाम आगे तक चलता था, 1 2 3 4 ऐसे करके चला देते लोग। तो जब
विक्रम सिंह फर्स्ट ने सरायकला का किंगडम की स्थापना करी, थोड़े दिन तक तो वही लोग थे जो लोग इस एरिया में रहते थे। वो सरकार और मियाँ बाद में समय के हिसाब से 100, 300, 400, 500 साल जब बदल जाती है तो लोगों का मन परिवर्तन होता है, लोगों का सब कुछ होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। करीबन 17 या 18 इन बिटवीन एक चीज और जानना जरूरी है कि सरायकला के जो किंगडम है ना, उसमें कभी मुगलों ने आक्रमण नहीं किया, कभी ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ नहीं आए। हमारा राजा इतना ताकतवर होता था कि टैक्स देने के लिए कलकत्ता में ब्रिटिशर्स बैठे होते थे, उन्होंने टैक्स वहां जाके देते थे, लेकिन उनको कभी बुला के यहाँ टैक्स नहीं दिया। यानी कि उन्होंने मना किया कि हमारे जमीन पर तुम्हारा पाँव नहीं गिरेगा, बाकी जो चीज तुमको चाहिए वहां मिलेगा। सरायकला उससे बहुत अलग था, और सरायकला का डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी था, छत्तीसगढ़ था, मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो 16, 17 और 18, 16 और 17 के बीच में राजा ने इनके ऊपर शासित कर बोर हो गया, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे और नहीं थे, अच्छे समझदार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे नियर बाय, क्योंकि ये जो एरिया था ना, पूरा एरिया सरायकला का भी जो एरिया था, ये टोटली ओड्रो देश में था। पहले देश था ओड्रो देश, मगध देश, पांचाल देश, ऐसा देश कहलाता था। अभी स्टेट है ना, पहले देश कहते थे। तो ओड्रो देश में था, और ओड्रो देश में सरायकला भी आता था। तो नेचुरली बात है कि जो पुरी की गजपति थे, तो सबसे बड़े होते थे राजा में पूरा ओड्रो देश का। तो उन्होंने पुरी की गजपति से पूरे उड़ीसा से कुछ लोगों को भेजने की आग्रह करे, ताकि मैं अपने डायनेस्टी को फैलाऊं और फैलाऊं। तो जिसके कारण हम सरायकला के जितने निवासी हैं, उड़ीसा से आके हम सरायकला में बसे हैं। और जब आए तो 13 कास्ट के लोग आए, ब्राह्मण, तेली, खोडरा, तमिली, गुड़िया, ये जितने कास्ट हैं, ये सारे 13 कास्ट के 13 कास्ट के लोगों को राजा ने उड़ीसा से माइग्रेट करवा के अपने यहाँ रखा। आप गौर करोगे तो जब उन्हें लाए तो हर क्षेत्र के लोग को, हर कास्ट के लोगों को एक एक टोला बना दिया। खोडरा साई, गुड़िया साई, तेली साई, बामुन साई, एक एक साई दे दिया। और बर्तन बनाने वाला, तेल बनाने वाला तेली साई, बर्तन वाला तो साई साई, सोनार साई, सोनार वाला है, महाराणा खोडरा थे। तो ऐसे करके उन्होंने बसाया। बहुत बढ़िया उनका प्लानिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छाऊ की शुरुआत तब से हुई है जब से यहाँ कैंटोनमेंट बना है, और धीरे धीरे ये कैंटोनमेंट से इजाद होकर धीरे धीरे नृत्य की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन सबसे बढ़िया और स्वर्ण युग सरायकला के लिए उदित नारायण सिंहदेव के समय में है, क्योंकि उदित नारायण सिंहदेव ने सरायकला में सारे लोगों को 8 अखाड़ा दिया। अखाड़ा मतलब स्कूल, आज का स्कूल तब का अखाड़ा। हर अखाड़े में एक एक गुरु, एक एक सरदार होते थे। उनका काम था बच्चों को इस छऊ नृत्य के बारे में ट्रेन करना। तो 8 अखाड़ा में एक ही समय में 2 चीज स्टार्ट हुआ। एक हुआ चैत्र पर्व। चैत्र पर्व 13 दिन का है, एक्चुअली देखा जाएगा 13 दिन का चैत्र पर्व होता है। 4 दिन तो हम सब डांस करते हैं
और 13 कास्ट के लोग होते हैं। 13 कास्ट के लोगों को लाए थे ना उड़ीसा से, तो 13 कास्ट के लोगों को 13 दिन के लिए उन्होंने जनेऊ पहना के ब्राह्मण बना दिया। इसलिए बनाया कि कास्टिज्म, धर्म और कास्ट ये बहुत खतरा चीज है। धर्म और कास्ट ये बहुत खतरा चीज है। ये लोग आपस में ना झगड़े, एकत्र होकर रहे, इसलिए उसने क्या किया, 13 दिन के लिए सभी लोगों को जनेऊ बनाकर ब्राह्मण बनाया और बोला कि देखो ये है ढोंडा और वो ध्वज है, वो जर्जर है नाट्यशास्त्र का। इस झंडा के नीचे या इस ढोंडा के नीचे 13 दिन तक 13 कास्ट के लोग एकत्र होकर इस फेस्टिवल को मनाएंगे। ठीक है। 4 दिन का फेस्टिवल में जात्रा घाट, जो तुम बजाते हो, सुनते हैं हम लोग, नाच से पहले होता है। और ये चारों दिन जो है ना, 4 युगों को दर्शाता है। सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जात्रा घाट दूसरे दिन होता है वृंदावन, हनुमान होता है। तीसरे दिन होता है कृष्ण का गौरिया घाट, और चौथे दिन होता है कालिका घाट, कालिका। तो 4 युगों को, सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युगों को दर्शाता है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है राजा का। क्या जवाब है इस राजा का, उदित नाथ सिंह का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इतना खिलाया कि मतलब छऊ डांस एक तरह से ऐसी ऊंचाई पर उठने लगा धीरे धीरे। और जब लास्ट डे होता है, कालिका घाट दिन होता है ना, और ये चारों दिन कैसा किया कि जो भी घट आएगा उनके शिव मंदिर से शिव मंदिर, यही है ना, शिव मंदिर से शिव मंदिर, खाली हनुमान जो होता है वो वहां से होता है कुदरसाई से, ठीक है, बाकी तो शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर से शिव मंदिर आने के समय में कहीं ना कहीं रोज जिंदगी में उस अखाड़े के अंदर में, उस आसुर के अंदर में जहां हम चैत्र पर्व करते हैं, जहां रोजाना आते हैं, वहां पर घट जाने के बाद फिर जब घट मंदिर में पहुंचेगा तो इधर डांस शुरू होगा। एक भक्ति भाव का, एक डर, एक भगवान के दुहाई देकर इस फेस्टिवल को उसने शुरू किया। बहुत मेहनत करी उसने, जवाब नहीं उस राजे का। तो 8 अखाड़ा इस चैत्र पर्व में क्या करते थे, 8 अखाड़ा में 2 शाही होता था। 2 शाही में एक राजा की तरफ और एक रानी की तरफ, ठीक है। और कंपटीशन होता था। क्या कंपटीशन होता था कि चैत्र पर्व के दौरान आपको हर अखाड़े में एक नया आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू आइटम्स। तो अगर हर अखाड़ा एक आइटम नया शुरू करता है तो 8 होता है। हर साल में अगर 8 आइटम होता है तो अगर 100 साल ये चैत्र पर्व चल गया तो कितना हो गया, 800 आइटम हो जाएगा। नहीं, 100 साल है ना। तो कभी होता था, कभी नहीं होता था, कुछ दिन तक चला। अखाड़ा सिस्टम में सारे धर्म, सारे जाति, सारे कास्ट, सब कुछ, सबको मिलाकर राजा ने एकत्र कर कर इस छऊ की डेवलपमेंट के लिए सोचा। अब 8 अखाड़ा जो थे उसमें 2 शाही था। एक था पुरोहित शाही, एक ब्राह्मण शाही, और एक था बाजार शाही। ब्राह्मण शाही और बाजार शाही, इन दोनों में 4-4 अखाड़ा हुआ करता था। 4-4 अखाड़ा हुआ करता था। एक अखाड़ा में से 4 अखाड़ा एक तरफ
और 4 अखाड़ा एक तरफ। उसमें से पुत्तशाही अखाड़ा, बेली बाबू अखाड़ा, खोडराशाही अखाड़ा, खोसारीशाही अखाड़ा, तेलीशाही अखाड़ा, हूंसशाही अखाड़ा, ओमिनो अखाड़ा, एक तरफ 4 और एक तरफ 4। इनकी कंपटीशन होते हुए चैत्र पर्व के आखिरी दिन राजा होता था सभापति, और सभापति जब जीतता था, जो ग्रुप में जो जीतता था, जो अखाड़ा जीतता था, उसको ध्वज देता था। और वो ध्वज अगर ब्राह्मणशाही जीतता है, पुत्तशाही अखाड़ा जीतता है, तो वो ध्वज लेके झुमकेश्वरी में गाड़ा जाता था, क्योंकि ओमिनशाही, ब्राह्मणशाही ये सब इकट्ठे थे। राजा के नुआगढ़ अखाड़ा, बेली बाबू अखाड़ा, ये जितने ये अखाड़ा वाले अगर जीतते थे तो ये लोग वो ध्वज को लेके भैरवशाला में गाड़ते थे। तो धीरे 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 समय बीतता गया, और समय बीतने के बाद जब लास्ट राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, उनके एक ब्रदर भाई थे जिनका नाम था कुमार विजय प्रताप सिंह देव, जो उदित नारायण सिंह देव से भी ज्यादा छऊ की तवज्जो देकर छऊ को लिफ्ट किया। कैसे? 8 अखाड़ा सिस्टम को एबॉलिश कर बंद करके उन्होंने विजय लक्ष्मी कला भवन शुरू किए। उसमें क्या किया उन्होंने? जितने अखाड़े के गुरु थे और बड़े बड़े और अच्छे डांसर थे, उन सभी को लेके अपने दिमाग से कोरियोग्राफी शुरू करे डांस में। उन्होंने एक नया एंगल दिया। कैसे? कि पहले अखाड़ा सिस्टम में केवल चरित्र के ऊपर डांस होता था, यानी कि शुद्ध नृत्य, प्योर डांस। अखाड़ा सिस्टम में जितना भी आप डांस देखोगे, 4 लोगों का, 2 लोगों का, 1 लोगों का, 10 लोगों का, उन सभी अखाड़ा सिस्टम में जो आइटम्स होते थे उसमें कुछ मीनिंग्स नहीं होते थे, लेकिन प्योर डांस होते थे, नृत्य होते थे, शुद्ध नृत्य जिसको कहते हैं, प्योर डांस। लेकिन अखाड़ा सिस्टम को एबॉलिश करने के बाद विजय प्रताप सिंह देव की जो कोरियोग्राफी हुई, या नरशेखर बनगरी पटना की जो कोरियोग्राफी हुई, क्योंकि विजय लक्ष्मी कला भवन खोलने के बाद जब भी कोरियोग्राफी का बात हुआ तो 2 लोगों ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक किया नरशेखर बनगरी पटना, दूसरा कुमार विजय प्रताप सिंह देव। दो लोगों की कोरियोग्राफी थी। विजय प्रताप सिंह देव जी डांस के गुरु नहीं थे, लेकिन वो इतना पढ़े लिखे थे, लंदन से पढ़े थे, वो इतना पढ़े लिखे थे। उस समय लंदन का पढ़ाई, उस समय लंदन से पढ़े थे। वो हमारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे आदित्य प्रताप सिंह देव का। तो इतना बड़े थे और इतना पढ़ाई करते थे वो, कि देखो कलाकार जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करेगा, क्योंकि उनको कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था, कहानी पढ़ना अच्छा लगता था, चरित्र के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, ये सारे चीज वो पढ़ते थे। तो उनके कोरियोग्राफी और इधर नरशेखर बनगरी पटना की कोरियोग्राफी शुरू हुई। सरायकेला में 2 तरह की टेक्निक उस वक्त चलता था। कैसे? आधे अखाड़ा फरीखंडा को करते थे। हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, सुबह इतने दिन हुआ टेक्निक की तो चल रही है। आधे लोग फरीखंडा करते थे और आधे लोग टुईला पकड़कर मूवमेंट करते थे। अखाड़ा सिस्टम में खास कर पुत्तशाही अखाड़ा जो हमारा अखाड़ा था, उसमें स्पेशलिटी थी क्या? मिट्टी के कच्चा मिट्टी के बर्तन के ऊपर नाचते थे, तलवार के ऊपर नाचते थे। ये अलग अलग चीजें एक अलग अलग तरीके से हर अखाड़े में विदित था, हर अखाड़े में अलग अलग करते थे। लेकिन हमारा पुत्तशाही अखाड़ा का स्पेशलिटी था कि हम
धार वाला तलवार नाचते थे, 5-7 तलवार को रख के उसके ऊपर नाचते थे। मिट्टी की कच्चा, पका हुआ नहीं, पका हुआ तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, कच्चा मिट्टी के ऊपर। मतलब बॉडी कितना हल्का होता था कि ना कटता था ना फूटता था। तो कितना साधक बन के साधना करना पड़ता था। जब ये दोनों कोरियोग्राफी स्टार्ट किए तो विजय प्रताप सिंह की कोरियोग्राफी में एक नई मोड़ आई। कैसे? उन्होंने जितने गुरु थे, कालीचरण ब्रह्मा जो जिनके स्पेशलिस्ट थे, तुम्हारे दादाजी के पिताजी है ना मधुर, ये सब लोगों को लेकर स्टोरी लाइन लेके कहानी मतलब भाव आया। तो 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में विदेश जाने से पहले जितनी कोरियोग्राफी हुई सभी एक भावपूर्ण नृत्य था। फिर उसके बीच में कई ऐसा ओकेजन आया जबकि छऊ डांस को दिखाया गया। जैसे मैंने एक फोटो देखा था कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर छऊ को देख रहे हैं। मैंने गुरु जी ने बताया थे कि उदय शंकर जी अपने यहाँ सरायकला आए थे, राजा के घर में रह के कई दिनों तक उदय शंकर जी हमारे यहाँ छऊ को देखे हैं। पन्ना घोष आते थे फ्लूट बजाने के लिए, कई बड़े शंभुनाथ पखोजी और बड़े बड़े लोगों को, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ऐसे लोगों को राजा के भाई लाकर इस छऊ की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो मास्क हो, उन्हें कोशिश करें। जो दिखता है हम लोग कर रहे हैं, वो दिख रहा है कितना सुंदर है। तो आज हम बात करेंगे या आज हम देखेंगे कि किस तरह से कुमार विजय प्रताप सिंह की कोरियोग्राफी और उधर नटशेखर बनबैरी पटनायक की कोरियोग्राफी, इन दोनों में क्या समानता थी और इन दोनों में क्या अंतर था। ठीक है? कुमार विजय प्रताप सिंह की जितनी कोरियोग्राफी हुई है उसमें से मैक्सिमम कोरियोग्राफी श्रृंगार रस की है, श्रृंगार रस की नृत्य है। लेकिन विजय प्रताप सिंह नटशेखर बनबैरी पटनायक की जितनी कोरियोग्राफी हुई है उसमें श्रृंगार कम, वीर भी हुई है, श्रृंगार भी हुई है। भिन्न भिन्न रस में भिन्न भिन्न सेंटिमेंट्स को नटशेखर बनबैरी पटनायक ने दर्शाया है। इनके ऑलमोस्ट श्रृंगार के ज्यादा हुए हैं। आप गौर करो, एनिमल गॉड्स की भी हुए हैं, है ना। हम आगे चल करते हैं उसके ऊपर क्या है। तो उन दोनों का चल रहा था। तो विजय प्रताप सिंह का मुझे सबसे बढ़िया अगर कुछ कोरियोग्राफी में लगा तो वो है नाविक, मयूर, हंस, मेघदूत, राधा कृष्ण, बरसा झमझम, फूल बसंत, ये सारे श्रृंगार के हैं। तो एक आज हम लोग बरसा झमझम का वो डांस का नाम क्या था पहले सुन लो। बोरोसा झमो झमो बादलो राती मोर, वो कट के बरसा झमझम हो गया। कई लोग बोलते बरसा झमझम, अब ब्रंश नहीं करें। बोरोसा झमो झमो बादलो राती मोर। तो बरसा झमझम में कितनी सुंदर मूवमेंट थी वो देखते हैं। और फिर मैं बताऊं कि इसकी टेक्निक क्या थी। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जबकि राजा यानी कि विजय प्रताप सिंह के राजा घर गए थे, वो राजा लोगों का जो अखाड़े थे, 4 अखाड़े थे, जब अघोरिश हो गया उसके बाद उनके लोग तो आए नहीं यहाँ, उनका टेक्निक था शरीर खंडा। और नटशेखर बनबैरी पटनायक के साइड में या कुत्तो साइड जो 4 अखाड़ा लोग थे उनमें था टूला मूवमेंट करने वाला, सिर्फ बॉडी का मूवमेंट था, टूला ढाल तलवार नहीं करते थे। कोरियोग्राफी में बिल्कुल उल्टा, इनका डांस जिनका मार्शल आर्ट था वो हो गया सॉफ्ट,
और जिनका सॉफ्ट था वो हो गया हार्ड। ये कोरियोग्राफी में डिफरेंस है विजय प्रताप सिंह और नरशेखर वनगई पटनायक। नहीं, उनमें सॉफ्ट है हर बार होती, लेकिन उरुभंग देखो उनका, एकलव्य देखो उनका, गदानृत्य देखो, दो मोरा देखो, एकदम। तो पहले हम काम करते हैं, एक बरसा जंजम का मूवमेंट को करते हैं, है ना। उठो, कॉन्सेप्ट क्या था? बरसा परोसा झमो झमो बादल और रात्रि मोर, एक पुरुष और एक स्त्री बारिश की रात की जो आनंद है उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं। सो उसकी मूवमेंट देखिए किस तरह है। One, two, three, go. बारिश का मैं तो रेडी 1 2 1 2 3 go.
tet kita kita ke kering pintar nikit dengan dah थोड़ा नहीं स्टार्ट है मतलब वो जब रुके किसी हाँ तो चल ये था बरसा झमझम बादलों राती में थोड़ी क्योंकि कोरियोग्राफी में एक अलग सा जान था और उस जान को थोड़ी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही एक अलग ढंग सा लगता है। मुझे हमेशा विजय प्रताप सिंह की कोरियोग्राफी एक का जो अनुभव है वो मैं आपको कैसे बताऊं कि हर श्रृंगार रस में श्रृंगार के सारे प्रकारों को उन्होंने अपने डांस में डाल दिया। तो जैसे राधा कृष्ण का जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि राधा कृष्ण को बांसुरी शिक्षा के लिए अनुरोध करते हैं कि आप मुझे बांसुरी सिखा दो और सिखाने के बाद इसलिए वो सीखना चाहती थी कि वो कृष्ण के मन में हमेशा रह जाती थी। क्यों कि बांसुरी उनके हमेशा शरीर में सट रहता था और बांसुरी उनके होठ में जाता था और जो प्राण वायु था वो प्राण वायु जब छोड़ते थे तो बांसुरी का वो जीवन होता था, प्राण होता था। तो राधा ने कृष्ण को बांसुरी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया और कृष्ण ने कहा, हंस के कहा, ठीक है सिखाते हैं। तो मैंने कभी सोचा कि राधा कृष्ण की डांस में कृष्ण पहले क्यों निकला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद राधा को कृष्ण बांसुरी सिखा रहे थे और क्योंकि वो नटखट थे ना कृष्ण, तो राधा से बांसुरी को छीनकर तेरे खिटेता थी। और सबसे बड़ी चीज है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी को इन्होंने माइथोलॉजी की तरह किस एक अंदाज ढंग से पेश किया, वो बड़ी चीज है। अब इसका म्यूजिक देखिए, इसका म्यूजिक राग जोगिया में है, राधा कृष्ण। थोड़ा सा डाल देते हैं।
गुड, ठीक। इस तरह से अनेक श्रृंगारिक आइटम्स उन्होंने बनाया। श्रृंगार रस के ऊपर बहुत सारे हैं, फूल बसंत है, फिर आपको ऋषिशृंग मुनि की तपोभंग है, बहुत सारे आइटम्स। लेकिन उनके कोरियोग्राफी में मुझे दो आइटम बड़ी अचंभा करता है। एक है मयूर और एक है हंस। मयूर और हंस में कार कहीं पहुंची, मोर पे तो जाने मयूर और हंस। मयूर और हंस में एक विचित्र चीज है। कैसे? उन्होंने मयूर की कॉन्सेप्ट को लिया। सुबह भी मैंने कहा था कि हमारा जो मयूर है, सरायकला 6 में विजय प्रताप सिंह की कोरियोग्राफी की जो मयूर है, ये पूरे विश्व में जितनी मयूर होती है उससे अलग है। क्योंकि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री को पढ़ते हुए आज के आमार मोन मयूर मोतो नाचे रे, यानी कि मेरा मन आज पीकॉक की तरह नाचता है। वो कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने पीकॉक डांस की विजुअलाइजेशन करी और उन्होंने कहा, मेरे पिताजी कहते थे कि जब ये कॉम्पिटिशन हुआ या हमारे और गुरुओं ने कहा है कि ये जो डांस कॉम्पिटिशन हो रहा था और ये डांस सुधेंद्र नारायण सिंह के गुरु जी के बड़े भाई उनके ऊपर भी थी पीकॉक। तो सारे म्यूजिशियन को बैठाकर, कुमार विजय प्रताप सारे डांसरों को बुलाकर, सारे गुरुओं को इकट्ठे बैठाकर अपना आइडिया उन्होंने प्रदान किया और उन्होंने कहा, जो रिदम थे जैसे कालू ब्रह्मा, ये सब रिदमिस्ट थे, रिदम के मास्टर लोग थे, उनको कहा कि मुझे बिजली कड़क रही है, साउंड आ रहा है, राम धुम, और उस पे ऐसा लगना चाहिए कि खूब तेज से हवा आ रही है, खूब जोर से बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ले आते हैं। तो कैसे? गुरगुड़ी दो, 1 2 3 गुरगुड़ी जोर से। साउंड उन्होंने निकाला, जैसे मेघ का गर्जना आता है, हवा हो रही है, और म्यूजिक इतना सुंदर, मेघ, राग मेघ और मल्हार की मिक्स करके उन्होंने बनाया। क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तानी क्लासिकल आ गया था, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सब आए हुए थे। तो मयूर
क्योंकि एक विचित्र पीकॉक है, बादलों को देखता है और उनकी पोएट्री को याद कीजिए। आज क्या मालूम मन पीकॉक की तरह, कॉस्ट्यूम देखिए इसका, मास्क, सिंबल के लोहे में, कैसे रियलिस्टिक पीकॉक नहीं है, सिंबल के लोहे में उन्होंने इस पीकॉक नृत्य को करवाया। लेकिन उसी के एक और देखिए, हंस एकदम अलग, रियलिस्टिक के क्लोज है, लेकिन ये भी सिंबल के लोहे में है, सही हंस नहीं है, रियलिस्टिक के क्लोज है।
इस तरह से उनकी कोरियोग्राफी की एक अलौकिक था। और जहां नटशंकर बनबिहारी पटनायक की आरती आरती एक ऐसा नृत्य था जो एक पुजारी रोजमर्रा जिंदगी में भगवान को किस तरह से प्रेयर करता है, दिया जलाकर घंटी बजाकर एक प्रेयर कर रहा है, शांत रस। म्यूजिक, नृत्य, कॉस्ट्यूम, इतनी शांत, उन्हीं का हर और पार्वती का कालिदास का कुमार संभव से ली गई है। उन्होंने कालिदास के कुमार संभव को लिया। संभोग श्रृंगार है शिव और पार्वती का, क्योंकि कार्तिक सर्प पैदा होने से पहले की कथा है। दोनों साइड, चाहे विजय प्रताप सिंह को लीजिए, चाहे नटशंकर बनबिहारी पटनायक को देखिए, एक तरह की श्रृंगार चलती थी तो दूसरे तरफ श्रृंगार की प्रकार चलती थी। संभोग श्रृंगार मुझे लगता है कि बहुत कम डांस आइटम्स या डांस में है जिसमें संभोग श्रृंगार को इतनी दूर से दिखाई गई है। किसी भी सरायकला छाव में कि श्रृंगार रस को दिखाने के लिए बहुत नजदीक की आवश्यकता नहीं है।
दूर से डिस्टेंस रखकर स्त्री और पुरुष का संबंध को दूर से दिखाया गया है। तो शिव और पार्वती, हर पार्वती टिकट देखिएगा बहुत नजदीकी की चीजें हैं। एक तरफ जहां एक अलग ढंग का मार्शल आर्ट के ऊपर, हरिखंडा के ऊपर उनकी आर्टिस्ट थे, इसे चलो ऐसे बोलो। उन्होंने ना केवल चरित्र कहानी नहीं, थोड़ा केवल छोटे छोटे दर्जा को पकड़कर एक 4 लोगों में एक इतना सुंदर नृत्य की उपस्थापना करी थी जिसको कहते हैं गदा नृत्य। चलो रेडी।
और 4 लोगों का ये नृत्य होती है। तो ऐसे एक तरफ जिनकी टेक्निक हार्ड था, हरिखंडा था, वो चला और उनके सारे आइटम्स श्रृंगार और अलग अलग ढंग से हुए। दूसरी तरफ नरसिंह बनगारी पटनायक का सॉफ्ट टेक्निक होते हुए भी उनके हार्ड और स्ट्रांग मूवमेंट किए, जैसे तांडव और लास्य का। इनका लास्य ज्यादा चला, उनका तांडव ज्यादा चला। हाँ, उनमें भी लास्य है, लेकिन वो लास्य में भी सबसे बड़ी चीज है कि छऊ में फीमेल लड़कियां नहीं करती थी पहले, सारे मेल फीमेल बनकर करते थे। कौशिक वृत्ति पर कैसी की वृत्ति होती थी, तो मेल बॉडी में फीमेल का कैरेक्टर को लाना वो बड़ी चीज थी। इसीलिए उस वक्त की जितनी मूवमेंट बनी है सब मेल बॉडी में फीमेल कैरेक्टर का बनी है। इसीलिए लड़कियों को सिखाने में और लड़कों को सिखाने में अंतर आता है। अभी मैं सिखाता हूं लड़कियों को, वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट होता है और लड़के अपने अपने ढंग से उसकी सॉफ्टनेस आती है। तो क्या है कि बेसिकली जो कोरियोग्राफी का आइडिया है या जो आइटम्स को बनाने की आइडिया है, एक तरफ मैं इसलिए इसको बोलना चाहता हूं आपसे कि विजय लक्ष्मी कला भवन बनने के बाद पहली बार विदेश की यात्रा सरायकला छऊ गया। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला नृत्य है सरायकला छऊ पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में जो सबसे पहली बार विदेश गया था। उसके बाद उदय शंकर जी, उसके बाद सब लोग गए, हम तुम सब गए। पहला बार, उससे पहले कोई भी डांस फॉर्म हमारा बाहर नहीं गया था। और उदय शंकर जी भी गए तो रशिया गए थे, यूरोप नहीं गए, वो रशिया गए थे। पहला डांस फॉर्म था जो यूरोप की कंट्री का पानी की जहाज से यात्रा करते। हमारे गुरु जी मेरे ख्याल से 13, 14, 15, 16 ऐसी के उम्र के होंगे। केदारनाथ साहू बाकी लोग जो गए थे। तो नरसिंह बनगारी पटनायक और विजय प्रताप सिंह की चली, थोड़े दिन तक चली, जब तक राजा की राजत्व नहीं गया। जब राजाओं की राजत्व चला गया, देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद जब ये एरिया कटी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, नामकरण हुआ राज्यों का, तो ओड्रो देश का ये जगह बिहार में चला गया, सरायकेला, और थोड़ा सा बंगाल में चला गया ओड्रो देश की जगह, और थोड़ा सा जगह छऊ का उड़ीसा में रहा। इसलिए 3 छऊ है। सरायकेला बिहार में था, अभी झारखंड में है। मयूरभंज उड़ीसा में रह गया, उड़ीसा का छऊ मयूरभंज है, मयूरभंज छऊ, और पुरुलिया छऊ बंगाल में रह गया। इसकी भी कहानी है कि 2 गुरु 2 जगह गए थे, 3 गुरु 2 जगह गए थे। बनमाली दास और उपेंद्र विश्वास मयूरभंज गए थे। राजेंद्र पटनायक यानी कि नरसिंह बनगारी पटनायक के पिताजी वो गए थे बागमुंडी। तो पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ बना। 36 किंगडम में छऊ था। छत्तीसगढ़ जात में कहते पर अपने सारे राजाओं को बुलाते थे, देखते थे, जिनको अच्छा लगा वो हमारा गुरु को लेके गए। थोड़ा दिन वहां डांस हुआ, फिर थोड़ा बंद हो गया। ऐसे करके छत्तीसगढ़ जात में सिंह भूम, मान भूम, धड़ भूम, शिखर भूम, बड़ा भूम, जितने भूम थे ये जाने थे। इसके तो गढ़, सुंदरगढ़, बुनेगढ़, केवलगढ़, जितने गढ़ थे ये हम, और सब राजाओं का मेल होता था सरायकेला का किंगडम, सिंह भूम डायनेस्टी। इसलिए सिंह भूम डायनेस्टी में ऑलमोस्ट सभी लोग देखने के लिए आते थे चैत्यपुर में, और जिनको अच्छा लगता था डांस वो ले जाते थे और अपने यहाँ स्वागत कर आते थे। धीरे धीरे 36 किंगडम से 3 किंगडम में बचा। और 3 किंगडम कौन कौन सा है? सिंह भूम डायनेस्टी सरायकेला में, मयूरभंज डायनेस्टी बारीपदा में मयूरभंज में, और काशीपुर डायनेस्टी पुरुलिया में। इसलिए वो पुरुलिया छऊ कह रहा है, मयूरभंज छऊ कह रहा है और सरायकेला छऊ कह रहा है।
जब देश आजाद होने के बाद स्टेट लेवल पर स्टेट अलग अलग स्टेट हो गया और अलग अलग स्टेट होने के बाद छऊ के ऊपर ज्यादा असर पड़ा। बिहार सरकार आई सरायकला में, तो बिहार सरकार ने 1960 ईस्वी में एक गवर्नमेंट छऊ डांस सेंटर बोल के एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी। 60 में मैं पैदा हुआ हूं और 60 में वो इंस्टीट्यूशन ही पैदा हुआ था, जिसमें नटशेखर बनगारी पटनायक एज ए डायरेक्टर और मेरे पिताजी एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर डांस का, दोनों डांस के गुरु थे, दोनों वहां गए। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत मेरे पिताजी से, पिताजी के बाद नटशेखर बनगारी पटनायक से सीखा, उसके बाद सीखा मैंने केदारनाथ साहू जी से, उसके बाद विक्रम कुंभकार जी से, और आखिरी में सुधींद्र नारायण सिंह राजा के छोटे बेटे। ये 5 गुरु थे और मेरे 5 गुरुओं की जो स्पेशलिटी थी वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 5 गुरु कैसे थे, क्या करते थे। सबकी कोरियोग्राफी के बारे में मैं 2 का बता दिया, अभी 3 और बचे, तीनों की कोरियोग्राफी के बारे में बताऊंगा, तीनों की स्पेशलिटी के लिए बात करूंगा। कि मेरा जब मैं सीखने के लिए गया, जब मैं पहले सीखता था, मैं पिताजी से सीखता था और अपने घर में सीखता था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे गवर्नमेंट सेंटर जब 60 साल में बनी थी, तो मैं 7-8 साल का होगा, 67-68 के आसपास होगा, मैं गया और मैंने नटशेखर बनगारी पटनायक गुरुजी से सिर्फ कार्यक्रम सीखा था और कुछ नहीं, और उनको सिखाते हुए मैंने देखा था। उनका स्पेशलिटी था फुटवर्क में उनके जैसा कोई नहीं था, पांव उनकी बिजली की तरह थी, रिदमिक स्ट्रक्चर पर स्ट्रांग थे, मूवमेंट इतनी सुंदर होती थी कि वो फीमेल कैरेक्टर करते थे। हर और पार्वती में वो पार्वती करते थे, आरती करते थे, लेकिन ज्यादातर से वो फीमेल कैरेक्टर करते थे, क्योंकि उनके जो पार्टनर थे वो थे हिरेंद्र प्रताप सिंह, वो मेल करते थे और ये फीमेल करते थे। ऑलमोस्ट सभी तरह के कैरेक्टर, लेकिन फीमेल कैरेक्टर का मास्टर थे वो, ये बात मैं मानता हूं। और उनके पांव में बहुत जान था, बहुत जान। दूसरे गुरु जी सुधींद्र नारायण सिंह, वो बहुत क्रिएटिव थे, बहुत क्रिएटिव थे। वो कहते हैं ना कि 50 साल नाचने के बाद जाके कहीं ऐसा लगता है कि कुछ क्रिएट कर सकता हूं, कुछ इनोवेटिव काम कर सकता हूं। वो डांस के अंदर में पैर को ताल से इतना क्विकली और कभी-कभी, और उनका सबसे स्पेशलाइजेशन था टर्न, वो वायलेंट टर्न करते थे, घुरा रमणी, बहुत जल्दी और बहुत कोई घूमते थे, और उनका चमक बहुत था, बॉडी में चमक बहुत था, शोल्डर में, गर्दन में, नेक में, पूरा बॉडी में चमक बहुत था। वो खड़े भी होते थे एकदम स्टाइल में खड़े होते थे, बाजार में भी खड़े होते थे, ऐसे खड़े होते थे, और किसी को हाथ रख के खड़े होते थे। मतलब उनका एक अपना था, वो अपने था। हर व्यक्ति का, हर गुरु का एक अलग सा कैरेक्टर था और अलग सा कैपेसिटी था। केदारनाथ साहू, जब मैं केदारनाथ साहू जी को पास गया तो मैंने सुना था कि केदारनाथ साहू भी फीमेल करते थे, मेल डांस नहीं करते थे, फीमेल डांस करते थे। लेकिन होता ही है ना कि अगर मैं फीमेल सिखा रहा हूं तो जो मेल डांसर है वो देख देख के फीमेल को भी सीख जाता है। जैसे मैंने कभी फीमेल सीखा नहीं, लेकिन अचानक जब जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरा पार्टनर थे ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, मेरे पार्टनर था गजेंद्र महांती, मैं रजत के साथ भी किया हूं, मैं कई लोगों के साथ किया हूं। लेकिन एक समय आया जब मैं सुधींद्र नारायण सिंह के पास गया राजघाट में, तो ब्रजेंद्र के पापा चित्रंजन पटनायक, वो कुछ पकारस हो गया था, जिसमें मजबूरन हमको विदेश में बाहर जाके, यहाँ से बॉम्बे था या दिल्ली था, ठीक से याद नहीं है, वहां मुझे सडनली बोला गया कि ब्रजेंद्र के पापा के साथ मुझे हर पार्वती करना है। अगर मैंने पार्वती को नहीं देखा होता तो मैं उस दिन कैसे करता। मैंने हर पार्वती के साथ करी। तो शिक्षा दोनों चीज होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए। पहले क्या होता सरायकला में, ट्रेडिशनली जो जिस डांस को नाचता है आजीवन, आप गौर करो, जनान शामल को सबर, धीवर, नागाची, शिव,
मधुकर जब यही का उरुभंग मगध दरोगा जिंदगी भर मगध काका हंस चंद्रभागा देवयानी फीमेल सब थे क्योंकि उनका पार्टनरशिप कृष्ण प्रसाद सिंह से था। वो मेल करते थे, वो सन्नाट साहब के कंटेम्परेरी थे और दोनों में बहुत कंपटीशन चलता था मेरे गुरु जी के साथ। वो भी बहुत अच्छे थे, मैंने देखा है उनको। तो जब केदारनाथ साहब जी के पास में पहुंचा 1976 में 74 में उनका ध्यान हुआ नरसिंह बन पटनायक का। उसके बाद मैंने 2 साल डांस छोड़ दिया था, बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। नाचा नहीं क्योंकि मेरा एग्जाम भी आ रहा था स्कूल में। 1 साल मैंने फेल हो गया, 9th में 1 साल फेल हो गया क्योंकि इस नाचने के चक्कर में मेरे को एग्जाम चल रहा था, उसी बीच में मैं भाग गया डांस करने के लिए, तो परीक्षा नहीं दिया, फेल हो गया। वो मुझे बहुत धक्का पहुंचा कि मुझे पढ़ना चाहिए था। तो फिर मैंने मन लगा के 2 साल बड़ी पढ़ाई की और मैंने मैट्रिकुलेशन किसी तरह से पास किया। जब मैट्रिकुलेशन पास किया 77 में, तो 76 में मैं भूल जाए केदारनाथ साहब 78 में मैं उनके पास पहुंचा हूं और 78 से लेकर 83 तक उनके पास रहा। 78 से 83 उसी बीच में मुझे 3 साल की स्कॉलरशिप मिली, उन्हीं का अंडर में मैंने किया काम, उनके साथ प्रोग्राम्स करे, नाचे। और सबसे पहले मुझे, मैं जब गया तो गुरुजी ने मुझे सिखाया चंद्रभागा में सूरज, और किसके साथ? ब्रजेंद्र के साथ। तब से लेकर आज तक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रजेंद्र को अभी भी लाओगे तो हमको बिना रिहर्सल नाच, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी नाच के अंदर में थी अब जब हम सीखे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों जाना चाहिए। इन गुरुओं में वो कैपेसिटी थी कि कभी वो मेल का भी मूवमेंट करते थे और कभी फीमेल का भी, लेकिन ट्रेडिशनली लोग एक एक आइटम का स्पेशलिस्ट होते थे सरायकला, ठीक है। केदारनाथ साहब जी का, गुरु केदारनाथ साहब जी के समय में हम लोग जब नाच रहे थे तो 2 आइटम्स उन्होंने बनाया, एक दर्शन जो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बड़े लोगों के लिए बनाया कुब्जीव था। उसमें मैं, ब्रजेंद्र, विजय और कौन था, रजत सर, रजत, 4 लोगों में थे, राम, लक्ष्मण और इन सबको लेकर उन्होंने कुब्जीव बनाया था। अच्छी कोरियोग्राफी थी लेकिन न्यू ताल नहीं थी, वो कहीं का ताल था और कॉम्पिटिशन हुआ था। वो था, क्या था, ता 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 ताली ते ता 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 ताली ते ते खिटी ताली तेरे खिड़े तक ताली तेरे खिड़े तक ता टिक तो दे ने के दादी था ता 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 ताली ते ते खिटी ताली तेरे खिड़े तक ताली तेरे खिड़े तक ता टिक तो दे ने के दादी था। अच्छी कॉम्बिनेशन थी। मेरे बाकी सारे डांस को गुरुजी ने सिखाते थे, हर बस क्योंकि उन्हें नाच के आए थे ना चंद्रभागा। गुरुजी की स्पेशलिटी थी। मैंने गुरुजी का एक बार हंस देखा था, एक बार चैत्र में हंस देखा था, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उन्होंने और लोगों को भी हंस सिखाया था, रजत को भी सिखाया था, उनके बड़े भाई को भी सिखाया था, उनके एक और भाई थे उनको हर बार सिखाया था, अच्छा सिखाया था गुरुजी। गुरुजी फीमेल का मुझे ऐसा लगता है कि सन्नाथ साहब, पिताजी, ये 2 लोग मेल का अच्छा काम करते थे और केदारनाथ साहब और नरसगर बनवारी पटनायक, ये दोनों फीमेल के मास्टर लोग थे। अलग अलग थी, फीमेल में भी अलग अलग थी। केदारनाथ साहब गुरुजी सॉफ्ट थे बॉडी से, उनका बॉडी बहुत अच्छा था। वो डांसर के जैसे कहते हैं उदय शंकर जी का मूवमेंट ही अपने आप में सुंदर दिखता है। वो शरीर का गठन ऐसा उनका था कि इतने एज होने के बावजूद भी जब वो बनियान पहन के और धोती पहन के करते थे ना, तो एक एक लिम्स उनका बॉडी चलता था। ये केदारनाथ साहब जी की कैपेसिटी था। और केदारनाथ साहब जी का सबसे बड़ा कैपेसिटी था कि बहुत क्विक सिखाते थे लोगों को डांस। सन्नाथ साहब नहीं, सन्नाथ साहब को से सीखना है या सुधीर नारायण सिंह को सीखना है तो तसल्ली का सीखना है। आज एक मूवमेंट सिखाएंगे, कल अगर तुमको याद रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे। कल वो दूसरा मूवमेंट दिखाते थे क्योंकि वो क्रिएटिव थे ना, उनके दिमाग क्रिएटिव में चलता था, फिक्स नहीं था। नरसगर बनवारी पटनायक भी पक्का पक्का पक्का, एक मूवमेंट खत्म हो दूसरी मूवमेंट, पापा भी पक्का पक्का मूवमेंट करते थे। एक मूवमेंट खत्म होगा तो कल दूसरा। अब मैं आता हूं
सुधीर सिंह ने भी 3-4 आइटम उन्होंने कोरियोग्राफी की। वो कहते हैं कि रात्रि अधूरा पड़ा था, रात्रि उनकी कोरियोग्राफी है, कहते थे रात्रि अधूरा पड़ा था, लेकिन रात्रि भी अपने आप में बहुत सुंदर है। रात्रि जब देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया सुबह कि किस तरह से उसको लिया था कॉन्सेप्ट को, उसका मूवमेंट भी हमने दिखाया था। एक आइटम था उनका पृथ्वी, एक बड़ी पृथ्वी को लेते हुए वो आते थे और सारे ग्रह वहां होते थे। उसमें उसके पापा, विजेंद्र के पापा, सारे पुराने डांसर लोग काम कर रहे थे। मेरे को याद है एक ही बार हुआ था, दोबारा कभी नहीं हुआ, और वो हमें दोबारा देखने के लिए मौका भी नहीं मिला और ना सीख पाए हम उस गुरु जी से। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पृथ्वी डांस। फिर आते हैं विक्रम कुंभकार। विक्रम कुंभकार गुरु जी मेरे, वो थे स्पेशलिस्ट ऑफ फरीखंडा। उनको फरीखंडा टेक्निक का या फरीखंडा के युद्ध विद्या ये सब बहुत आता था, और उन्होंने उस फरीखंडा की चीजों को लेकर वो शहर में बहुत काम कोरियोग्राफी काम करते थे। वो गांव के लिए ज्यादा कोरियोग्राफी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। इधर चंद्रभागा जो था, सूरज और चंद्रभागा, उन्होंने बनाया सूर्य सागरिका। मतलब ऐसा देख देख के ऐसा कंटेम्प्रेरी वे में बनाते थे जवाब देवी गुरु जी का। फिर कामदेव रतिपति, रति कामदेव बनाया। फिर धूलिखेल बनाया उन्होंने। फिर वस्त्र चूड़ी कृष्ण का बच्चों के लिए। तो कई चीजें उन्होंने बनाया और कितनी सुंदरता से बनाई। गांव में जब जाता था, क्योंकि मैं बाद में जब सीखने के बाद मैंने भी कई गांवों को सिखाया, और जब देखता था कि उनका गांव और हमारे गांव में डांस का कंपटीशन होता था, तो मुझे बहुत आनंद लगता था कि देखो ये मेरे गुरुजी का गांव का कंपटीशन है। आते हैं फिर पिताजी। 1960 में जब सेंटर, गवर्नमेंट सेंटर खुला, और खुलने के बाद नरशंकर बनबरी पटनायक और पिताजी गुरुलिंगाचार्य, इन दोनों की मिलन हुई। इन दोनों एक जगह आए। कहते हैं कि दो क्रिएटिव दिमाग अगर एक जगह होती है तो तीसरा क्रिएटिव थिंग्स निकलता है। उन्होंने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, छोड़ा नहीं, जिसके ऊपर नहीं काम किया। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, समसामयिक हो। पिताजी कॉम्पोजिशन में सबसे बेस्ट कॉम्पोजिशन था, मुझे लगता है शकुंतला। वो कॉम्पोजिशन कर नरशंकर बनबरी पटनायक को सुनाते थे, और नरशंकर बनबरी पटनायक उसको अप्रूव करते थे। हाँ बाबू ये बढ़िया हुआ है, या इसको ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर दीजिए। तो कॉम्पोजिशन जो था वो पापा का कॉन्सेप्ट, पापा का। नाचते थे खुद वो मंगलाचला महांती को लेकर। लेकिन आजकल लोग सरायकला में तो सभी दावा करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये डांस किया। लेकिन मुझे लगता है कि सरायकला में पिताजी का कॉम्पोजिशन का डांस को पिताजी या मंगला प्रसाद महांती या मेरे पिताजी के बड़े भाई आशुतोष आचार्य, इन्होंने किसी को नहीं सिखाया। किसे सिखा? उन्होंने सिर्फ 2 आइटम्स हमको सिखाया था। एक था अमर मिलन, एक शकुंतला और एक माटी मनीष। ये 3 आइटम मैं, ब्रजेंद्र और रजत करते थे। उसके बाद आज जो हो रहा है वो आपके सामने में है। माटी मनीष का कंपोजिशन कालीचरण पटनायक का लिखा हुआ माटी और मनीषो वहां से लिया हुआ है। और ठीक है, भारत की कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि में कैसे एक थोड़ा सा लिखा बेटा आगे खाली मेरे घर पेमेंट कर रेडी 1 2 3 गो।
के लिखे हुए कविता और इसके लिए कि भारत की कृषि प्रधान देश है और एक इंसान कृषि के साथ लगा हुआ किस तरह से रोजमर्रा जिंदगी में खेती बाड़ी करता है, धान उगाता है, बारिश नहीं होता है, दुखी होता है, बारिश होता है, खुशी होता है, धान बड़े होते हैं, काटता है, पीटता है, बांधता है, ले जाके खुशी से नाचते नाचते अपनी जिंदगी बिता देता है। ठीक उसी तरह से उन्होंने एक डांस कोरियोग्राफी किया पिताजी ने, अमर मिलन। अमर मिलन मतलब जो मिलना था वो हमारा अमर रहेगा, मतलब मरने के बाद भी हम मिलते रहेंगे। एक एलोग्रिकल चीजें हैं, उसमें उन्होंने दिया था सबसे सुंदर चीज था कि उसका मेलोडी वो सिमरंजनी पे था। कैसे? फेरी जा चांदा बौद माला को छुई डा 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 दारे दा दारे दा दारा दा दारा दा इतना सुंदर कॉम्पोजिशन वृंदावन में हुआ है, इतना सुंदर कॉम्पोजिशन मेरे पिताजी का। मैं अपने पिताजी की बात नहीं कर, मेरे गुरु का। पिताजी घर में वो हमेशा बोलते थे मैं घर में पिताजी, शिक्षा में मैं गुरु हूँ। मुझे भी लगता है सही कि वो मेरे गुरु थे। मेरे पांचों गुरु अमूल्य थे। पांचों गुरुओं में से 2 गुरुओं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, एक गुरु संगीत नाटक अकादमी प्राप्त था। मैं खुश नसीब हूं कि उन गुरुओं की आशीर्वाद से मैं इतना भी मैं अपने बच्चों को सिखा पा रहा हूं। धन्य हो गुरु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अंतिम क्लास की दीक्षा की मैंने बताया था कि हमारे एक मार्गम में से लास्ट यात्रा घाट, लास्ट पर में आते हैं मोक्ष के लिए वृंदावनी।
ये पछा शांत कर हाथ उठ पछा 1 2 3 तीन थर अब इनके तोड़ रही रही जा तीन थर है ना हम से काटो है ना आओ थोड़े रही काट